न्यूट्रल मोनिज्म एक सोच है जो ये मानती है कि असली हकीकत एक ही तरह की होती है। इस मामले में ये आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म जैसे बाकी विचारों से मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि न्यूट्रल मोनिज्म कहता है कि जो असली हकीकत है वो ना दिमागी है और ना ही भौतिक, बल्कि इन दोनों के बीच की कोई न्यूट्रल चीज है। इस सोच में ये भी माना जाता है कि कई तरह की न्यूट्रल चीजें हो सकती हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि दिमागी और भौतिक चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन वो उस असली न्यूट्रल हकीकत से निकली हुई होती हैं। ज्यादातर न्यूट्रल मोनिज्म की सोचें ये मानती हैं कि ये तरीका दिमाग और शरीर के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए है। मतलब इसका मकसद ये दिखाना है कि दिमागी और भौतिक दोनों चीजें एक जैसी न्यूट्रल चीजों से बनी होती हैं। इस सोच को मानने वालों से 3 सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। पहली बात, ये न्यूट्रल चीजें होती क्या है और कैसी होती हैं? दूसरी, इनका शरीर यानी भौतिक चीजों से क्या रिश्ता है? तीसरी, इनका दिमाग से क्या रिश्ता है? अब बात करते हैं न्यूट्रल मोनिज्म शब्द की। इस शब्द में जो न्यूट्रल शब्द है वो थोड़ा उलझन भरा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं जो ना दिमागी होती है और ना ही भौतिक। इन्हें ही न्यूट्रल कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि कोई चीज न्यूट्रल कैसे होती है? इसके 5 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका ये कहता है कि कोई भी चीज न्यूट्रल तभी होती है जब वो अपने आप में ना दिमागी हो और ना ही भौतिक। दूसरा तरीका कहता है कि कोई चीज तभी न्यूट्रल होती है जब वो दिमागी और भौतिक दोनों तरह की बड़ी चीजों का हिस्सा हो। तीसरा तरीका ये मानता है कि अगर कोई चीज दिमागी और भौतिक दोनों तरह की बड़ी चीजों का हिस्सा बन सकती है तो वो न्यूट्रल है। चौथा तरीका ये कहता है कि अगर किसी चीज पर दिमाग से जुड़े नियम और शरीर से जुड़े नियम दोनों लागू होते हैं तभी वो न्यूट्रल मानी जाएगी। पांचवा तरीका ये मानता है कि कोई चीज तभी न्यूट्रल होती है जब वो अपने आप में ही दिमागी भी हो और भौतिक। कई बार इन तरीकों को साफ साफ अलग नहीं किया जाता और एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे समझने में मुश्किल होती है। इन 5 तरीकों में पहला और 5वां तरीका ये मानते हैं कि किसी चीज की न्यूट्रलिटी उसकी खुद की खासियत से तय होती है। बाकी 3 तरीके ये देखते हैं कि उस चीज का दूसरों से क्या रिश्ता है। पहले और 5वें तरीके को मानने वाले ये मानते हैं कि किसी चीज का किसी ग्रुप में आना या किसी नियम के नीचे आना उसकी अपनी खासियत से ही तय होता है। फर्क बस इतना है कि एक कहता है वो चीज दोनों नहीं होनी चाहिए और दूसरा कहता है वो दोनों होनी चाहिए। बाकी 3 तरीके बस जांचने के तरीके हो सकते हैं कि कौन सी चीज न्यूट्रल है। पुराने समय के न्यूट्रल मोनिज्म के मानने वाले जैसे अर्नस्ट मार्क, विलियम जेम्स और बर्ट्रैंड रसल पहले तरीके को मानते थे और दूसरे को नहीं। रसल ने साफ कहा कि दिमाग और शरीर दोनों एक ऐसी चीज से बने हैं जो ना दिमागी है और ना ही भौतिक। कुछ लोग जैसे बॉस्टॉक ये मानते हैं कि रसल की सोच दरअसल दूसरे तरीके पर टिकी थी और इसलिए वो सही मायनों में न्यूट्रल नहीं थी। तीसरे तरीके को ज्यादातर पुराने विचारक नहीं मानते थे। वो मानते थे कि हाँ, एक ही बेसिक चीज दिमागी और भौतिक दोनों का हिस्सा बन सकती है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से उसे न्यूट्रल नहीं कहा जा सकता। चौथा तरीका मार्क और जेम्स की सोच में दिखता है, लेकिन रसल ने इसे ज्यादा साफ तरीके से अपनाया। रसल ने कहा कि कुछ नियम भौतिक होते हैं और कुछ दिमाग से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे एहसास इन दोनों ही तरह के नियमों में आती हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होती है। अगर किसी चीज पर सिर्फ एक ही तरह के नियम लगते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं है। रसल ने पहले और चौथे तरीके को साथ साथ इस्तेमाल किया, जिससे लोगों को उनकी सोच में उलझन लगी और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि रसल की सोच 2 अलग अलग हिस्सों वाली थी, ना कि पूरी तरह एकजुट। दूसरे, तीसरे और चौथे तरीके से एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये न्यूट्रल मोनिज्म को भौतिकवाद, आदर्शवाद या 2 हिस्सों वाली सोच से मिलाने लगते हैं। इन तरीकों के हिसाब से अगर कोई भी बेसिक चीज इन शर्तों को पूरा करती है तो वो न्यूट्रल मानी जाती है।
जैसे कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई चीज दिमागी और भौतिक दोनों तरह की बड़ी चीजों का हिस्सा बन सकती है तो वो न्यूट्रल है। साथ ही अगर उस सोच में हर बेसिक चीज भौतिक ही है तो उसे भौतिकवादी भी मान लिया जाता है। पुराने जमाने के न्यूट्रल मोनिस्ट लोग पांचवें तरीके को नहीं मानते थे, लेकिन उनकी कई बातें इसे मानने जैसी लगती हैं। कई बार उन्होंने लिखा है कि कोई चीज एक साथ भौतिक भी है और मानसिक भी। कुछ लोगों का मानना है कि इन बातों को ऐसे समझना चाहिए कि वो एक ही न्यूट्रल चीज को दो अलग अलग ग्रुप में गिनते हैं, एक मानसिक और दूसरा भौतिक। कई बार ये भी कहा गया कि मानसिक और भौतिक जैसे शब्द असली में पूरे ग्रुप्स पर लागू होते हैं, किसी एक चीज पर नहीं। उनके हिसाब से जो चीजें हम अपने अनुभव से समझते हैं वो ना दिमाग है और ना ही शरीर, बल्कि इन दोनों से भी पहले की कोई चीज है। इन दोनों को बनाने वाली जो चीज है वही असली न्यूट्रल चीज होती है। आजकल की कई सोचें पांचवें तरीके को अपनाती हैं। ये तरीका ये मानता है कि जो चीज एक साथ दिमागी और भौतिक दोनों होती है वही असली में न्यूट्रल है। ये तरीका पहली नजर में सही भी लगता है, क्योंकि जो चीज दोनों की तरफ नहीं झुकी हो वही तो न्यूट्रल कहलाती है। लेकिन इसमें दिक्कत है, ये तरीका न्यूट्रल मोनिज्म को उन दूसरी सोचों से मिलाने लगता है जिनसे ये अलग होना चाहिए। अगर माना जाए कि बेसिक चीजें अपने आप में ही दिमागी और भौतिक दोनों हैं, तो फिर ये सोच पैनसाइकिज्म या दो पहलू वाली थ्योरी जैसी लगने लगती है। ऐसे में समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि असली में न्यूट्रल मोनिज्म कहाँ खड़ा है। इसके उलट पहला तरीका कहता है कि न्यूट्रल चीजें ना दिमागी होती हैं और ना ही भौतिक। इस हिसाब से देखा जाए तो यही तरीका न्यूट्रल मोनिज्म को बाकी सोचों से अलग और साफ बनाता है। इन पांचों तरीकों में कुछ और भी दिक्कतें हैं। एक तो ये कि सब में दिमागी और भौतिक जैसे शब्दों का सहारा लिया गया है, और जब इन शब्दों की मतलब ही अलग अलग लोग अलग तरीके से समझते हैं तो न्यूट्रल होने का मतलब भी बदल जाता है। दिमागी शब्द के लिए ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसमें वो बातें आती हैं जो हम अनुभव करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं या किसी मकसद से करते हैं। लेकिन इन बातों को लेकर भी अलग अलग राय है कि इनमें से कौन सी बातें सिर्फ दिमागी होती हैं और कौन सी नहीं। इसी तरह भौतिक शब्द को भी कुछ लोग सिर्फ विज्ञान में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसमें और भी बातें जोड़ते हैं। कुछ लोग भौतिक और भौतिक पदार्थ को एक जैसा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि भौतिक पदार्थ वो होते हैं जो जगह घेरते हैं, बदलने के बाद भी टिके रहते हैं और दूसरों को हटाते हैं। वहीं भौतिक चीजें इनमें से कुछ गुणों के बिना भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिमागी और भौतिक को एक दूसरे के उल्टा मान लिया जाए तो फिर कोई भी चीज न्यूट्रल हो ही नहीं सकती। एक और दिक्कत ये है कि पहला से चौथा तरीका न्यूट्रल चीजों की असली पहचान नहीं बताते। पहला तरीका सिर्फ ये बताता है कि वो क्या नहीं है। दूसरा से चौथा तरीका बस ये बताते हैं कि न्यूट्रल चीजें क्या काम कर सकती हैं, पर खुद उनके बारे में कुछ नहीं कहते। पांचवा तरीका शायद इस मामले में थोड़ा बेहतर हो, लेकिन तब फिर न्यूट्रल चीजें उन दूसरी सोचों से अलग नहीं रह पाती जिनसे इन्हें अलग दिखाना जरूरी होता है। कुछ सोचें मानती है कि न्यूट्रल बेस के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ और सोचें न्यूट्रल चीजों की मिसाल भी देती हैं जो हमारे आसपास होती हैं और जिन्हें हम पहचान सकते हैं। तीनों पुराने न्यूट्रल मोनिज्म मानने वाले सोचने वालों ने अपने अनुभव में आने वाली चीजों को ही न्यूट्रल चीज की मिसाल माना था। किसी ने इसे एहसास कहा, किसी ने इसे साफ अनुभव कहा और किसी ने इसे देखने या महसूस करने वाली चीजें कहा। इसी वजह से कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद ये सोच असल में पुरानी वाली सोच का ही नया नाम है। कुछ और लोग न्यूट्रल चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये सब जानकारी से जुड़ी कोई बुनियादी स्थिति हो सकती है, लेकिन ये तय करना आसान नहीं है कि न्यूट्रल चीजें क्या है और कैसे होती है। अब बात करते हैं मोनिज्म की।
न्यूट्रल मोनिज्म को लेकर वैसे ही उलझन है जैसे न्यूट्रल शब्द को लेकर है। मोनिज्म का मतलब भी अलग अलग तरीके से समझा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि बस एक ही असली चीज है जो हर जगह है। कुछ लोग कहते हैं कि चाहे वो चीजें कितनी भी हों, लेकिन सब एक ही तरह की होती हैं, यानी सब न्यूट्रल होती हैं। जो भी पुराने या आज के सोचने वाले हैं, ज्यादातर ये मानते हैं कि बहुत सारी न्यूट्रल चीजें होती हैं और दिमागी और भौतिक चीजें उन्हीं से निकली हुई होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये दिमागी और भौतिक चीजें असली नहीं हैं, बस काम चलाने के लिए बनाए गए नाम हैं। आखिर में हर चीज या तो बेसिक न्यूट्रल चीज होती है या उन्हीं से बनी हुई होती है। जब बात बेसिक चीजों की होती है तो ये भी साफ होता है कि सोचने वाले एक ही तरह की नहीं बल्कि अलग अलग परतों में हकीकत को देखते हैं। नीचे की परत में न्यूट्रल चीजें होती हैं और ऊपर की परत में दिमागी और भौतिक जैसी चीजें होती हैं जो उन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। यानी इस सोच में माना जाता है कि हकीकत की कई परतें होती हैं। यहाँ तक कि नीचे वाली न्यूट्रल चीजों में भी कुछ सोचें कहती हैं कि ये सब एक ही तरह की होती हैं। वहीं कुछ सोचें मानती हैं कि दो या दो से ज्यादा तरह की न्यूट्रल चीजें होती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सारी न्यूट्रल चीजें घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसा भी सोचा जा सकता है कि न्यूट्रल चीजों में गुण और चीज दोनों ही शामिल हो सकते हैं। ज्यादातर सोचने वाले मानते हैं कि न्यूट्रल चीजों के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे दिमागी और भौतिक चीजें। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों तरह की चीजों का आपस में क्या रिश्ता है। एक तरफ डर ये है कि कहीं न्यूट्रल सोच ये ना कह दे कि बाकी सारी चीजें असली में होती ही नहीं। दूसरी तरफ डर ये भी है कि कहीं दिमागी और भौतिक चीजों को ही असली मान लिया जाए, जिससे न्यूट्रल सोच ही खत्म हो जाए। इसी बात को लेकर पुराने सोचने वालों में भी अलग अलग राय थी। किसी ने कहा कि अनुभव ही सब कुछ है और उसमें से कुछ हिस्से दिमागी या भौतिक बन जाते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है या वो किस चीज से जुड़े होते हैं। किसी ने कहा कि दिमागी और भौतिक चीजें असल में बहुत सारी अलग अलग न्यूट्रल चीजों से बनी होती हैं, जो किसी नियम या कारण के हिसाब से एक साथ काम करती हैं। आज के जमाने में भी न्यूट्रल सोच वाले मानते हैं कि जो दिमागी और भौतिक चीजें हैं वो नीचे की न्यूट्रल चीजों पर ही टिके होते हैं। लेकिन इस बारे में अब भी बहुत से सवाल बाकी हैं कि ये रिश्ता कैसे काम करता है। न्यूट्रल सोच रखने वालों को यही बड़ी चुनौती रहती है कि वो कैसे ये समझा सके कि दिमाग और शरीर जैसी चीजों की सारी खूबियां सिर्फ न्यूट्रल चीजों और उनके आपसी रिश्तों से निकलती हैं। न्यूट्रल मोनिज्म की शुरुआत कुछ लोग पुराने सोचने वालों से जोड़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक सोच रखने वाले ने जिस एक ही चीज को शरीर और मन दोनों कहा, वो न्यूट्रल मोनिज्म जैसा लगता है। लेकिन असल में ये दोनों बातों को एक साथ मानने वाली सोच ज्यादा लगती है। एक और पुराने सोचने वाले के बारे में कहा गया कि उनकी सोच भी न्यूट्रल मोनिज्म जैसी थी, लेकिन इस बात को लेकर काफी मतभेद हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि न्यूट्रल मोनिज्म की असली शुरुआत 3 बड़े नामों से मानी जाए। इन तीनों में एक का नाम न्यूट्रल मोनिज्म शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी 2 भी उतने ही जरूरी माने जाते हैं। इनकी सोच की एक बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने न्यूट्रल चीजों को हमारे अनुभव से जोड़कर समझाया। इसी वजह से कई बार लोग कहते हैं कि ये सोच असल में अनुभव से जुड़ी पुरानी सोच ही है। लेकिन जरूरी नहीं कि न्यूट्रल मोनिज्म का मतलब यही हो। एक सोचने वाले जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, उन्होंने बहुत असर डाला। उन्होंने दूसरे 2 सोचने वालों को भी प्रभावित किया और उनके जरिए ये सोच आगे बढ़ी। उन्होंने विज्ञान, शरीर और दिमाग से जुड़ी चीजों को एक ही नजरिए से समझने की कोशिश की। उन्होंने अनुभव की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे रंग, आवाज, दबाव, समय, जगह, महसूस करने वाली हर चीज, उन्हें न्यूट्रल चीजें माना।
उनके हिसाब से ये सब चीजें अपने आप में ना दिमागी होती हैं और ना ही भौतिक, लेकिन ये जब किसी खास ग्रुप में आती हैं तो उन्हें दिमागी या भौतिक कहा जा सकता है। जैसे एक रंग उस वक्त भौतिक होता है जब हम उसे उसके रोशनी या तापमान से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जब हम उसकी आंखों पर पड़ने की प्रतिक्रिया को देखते हैं तो वो दिमागी हो जाता है। असल में रंग वही रहता है, बस हमारी सोचने की दिशा बदल जाती है। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से सोचते रहेंगे तब तक दिमाग और शरीर को अलग अलग मानते रहेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो दोनों एक ही तरह की न्यूट्रल चीजों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कोई रंग एक ही समय में एक चीज का रंग भी है और हमारी आंखों में महसूस होने वाला एहसास भी है। ये एक ही न्यूट्रल चीज है जो दो अलग अलग नजरिए से देखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी चीज जैसे शरीर या वस्तु असल में उन छोटे छोटे एहसासों और अनुभवों का जोड़ होती है। अगर रंग, आवाज और बाकी गुण हटा दिए जाएं तो चीज अपने आप में कुछ नहीं बचती। हर चीज उन्हीं गुणों और एहसासों से बनी होती है। जो बात शरीर को लेकर कही गई वही आत्मा यानी मैं के बारे में भी कही गई है। असली बात मैं नहीं बल्कि एहसास होते हैं। जब हम कहते हैं कि मुझे हरा रंग दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि हरे रंग वाला एहसास बाकी कुछ और एहसासों और यादों के साथ जुड़कर हमारे सामने आया। जब ये एहसास बंद हो जाता है यानी जब हम मर जाते हैं तो बस वो जुड़ाव टूट जाता है। असल में खत्म कुछ नहीं होता, बस एक दिमागी झलक जैसी चीज नहीं रहती। एक सोचने वाले के लिए दुनिया बहुत सारे न्यूट्रल हिस्सों का मेल है, जिनमें कुछ हिस्से जैसे मैं थोड़े ज्यादा जुड़ाव वाले होते हैं। वो मानते हैं कि असली सच्चाई यही न्यूट्रल चीजें और उनके आपसी रिश्ते हैं। हम कुछ खास हिस्सों को पहचान लेते हैं क्योंकि वो हमारे काम आते हैं। इसी वजह से हम चीजों और आत्मा जैसी बातों को समझ पाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चीज और आत्मा दोनों ही हमारे काम के लिए बनाए गए झूठे नाम हैं। उनकी सोच कई किताबों में बताई गई थी जो अलग अलग सालों में छपी थी और समय के साथ बड़ी होती गई। कई जरूरी बातें उन अंग्रेजी अनुवादों में नहीं मिलती जो अभी उपलब्ध हैं। दूसरे सोचने वाले ने अपनी सोच को पक्का अनुभववाद कहा था। ये वही सोच है जिसे बाद में न्यूट्रल मोनिज्म की मिसाल माना गया। उन्होंने उस सोच का विरोध किया जिसमें माना जाता है कि आत्मा किसी चीज पर ध्यान लगाकर उसे समझती है। उन्होंने कहा कि जो चेतना शब्द है वो अब बस नाम भर बचा है, उसकी कोई असली जगह नहीं है। उन्होंने इसे हटाने की बात की और कहा कि जो कुछ भी हमें सीधा अनुभव होता है वही असली चीज है। उन्होंने इसे साफ अनुभव कहा जो ना दिमागी होता है और ना ही भौतिक। उनके हिसाब से जो कुछ भी हम अभी महसूस कर रहे हैं वो ही साफ अनुभव है। उस वक्त वो ना कोई चीज होती है और ना ही कोई आत्मा, वो बस एक सीधा और साफ सच होता है। बाद में जब हम इसे अलग अलग नजर से देखते हैं तभी इसे दिमागी या भौतिक कहते हैं। मतलब दिमाग और शरीर जैसी बातें इसी लगातार चलने वाले अनुभव से अलग अलग कामों के लिए निकाली गई बातें हैं। जब हम कुछ देख रहे होते हैं तो देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों एक ही चीज होते हैं। बस फर्क इतना है कि वो अनुभव बाकी अनुभवों से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे कोई कागज देखना और उसे देख रहे होना असल में एक ही अनुभव है, लेकिन बाद में हम उसे दो नाम दे देते हैं। एक को कहते हैं कागज और दूसरे को मन। असल में वो दोनों एक ही हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तब भी ऐसा ही होता है। सोचना भी एक अनुभव है और जिसकी हम सोच रहे हैं वो भी एक अनुभव है। उनके बीच जो रिश्ता है वो ये तय करता है कि सोचने की दिशा क्या थी। जैसे अगर हमने किसी जगह के बारे में सोचा और फिर वहां जाकर उसे देखा
तो हमारी सोच ने हमें उस जगह तक पहुंचाया। ये पहुंचाने का काम ही सोच की पहचान बन जाता है। जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हमारी सोच सच्ची साबित होती है। सोच और उसका सच एक साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को सोचकर समझ पाते हैं और फिर उस पर सही काम कर पाते हैं तो वही असली ज्ञान है। ये सोच का सबसे अहम पहलू है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आता है। इस तरह उन्होंने सोच और अनुभव को बिना किसी गहरी दिमागी ताकत के सीधे और साफ तरीके से समझाया। यही बात उनके पक्के अनुभववाद की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। हर सोच या अनुभव का मतलब ये नहीं होता कि उससे सही जानकारी मिले ही। अगर सोचने की दिशा शुरू ही ना हो या बीच में ही रुक जाए और किसी नतीजे तक ना पहुंचे, तो फिर पहले वाले अनुभव का कोई मतलब नहीं बन। ऐसी हालत में जो चीज सोची गई थी वो या तो खाली होती है या फिर गलत साबित होती है। जिस सोच को एक सोचने वाले ने अपने लिखे लेखों में बताया, उसे न्यूट्रल मोनिज्म की सबसे असरदार और साफ समझा जाने वाली सोच माना गया। माना जाता है कि उन्होंने ही एक और सोचने वाले को न्यूट्रल मोनिज्म की तरफ मोड़ा था। उनकी सोच ने उस वक्त अमेरिका में इस विचार को बहुत फैलाया था। उनकी असली बातें उनके उन लेखों में हैं जो उन्होंने अपने आखिरी समय में लिखे थे। एक और सोचने वाले ने न्यूट्रल मोनिज्म को अपनाने से पहले इस पर कई बार सोचा और लिखा। फिर सन 1918 में उन्होंने इसे अपनाया और जिंदगी भर इसी सोच पर टिके रहे। उन्होंने खुद कहा था कि तब से उनके सोच में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन ये बहस आज भी चलती है कि क्या उनकी सोच एक ही तरह की थी या समय के साथ बदलती रही। उनके शुरुआती विचार उनके 1919 और 1921 के कामों में दिखते हैं और बाद की सोच उनके 1927 के कामों में मिलती है। बाद में उन्होंने न्यूट्रल मोनिज्म शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन सोच लगभग वही रही। उनकी सोच का सबसे सीधा रूप कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि मन और शरीर के बीच जो फर्क माना जाता है वो असल में सही नहीं है। उनका मानना था कि विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही समय और जगह में होने वाली घटनाओं को समझते हैं। इनमें से कुछ घटनाएं हमारे दिमाग में होती हैं और हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। यही घटनाएं विज्ञान की भाषा में भी समझी जा सकती है। बाकी जो घटनाएं हमारे दिमाग के बाहर होती हैं, उनके बारे में हमें सिर्फ विज्ञान के बताए ढांचे से ही जानकारी मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी सोच को बिना जरूरत दोहराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी मुमकिन हो हमें पहले से जानने वाली चीजों को ही समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीजें हमें सीधे अनुभव से पता है उन्हें हम जानते हैं। जो चीजें हमें सिर्फ अंदाजे से पता चलती हैं वो भरोसे लायक नहीं होती। इस वजह से उन्होंने कोशिश की कि ऐसे जटिल ढांचे बनाए जाएं जो हमें पहले से अनुभव में आई चीजों से जुड़कर वो सब समझा दे जो पहले हम अलग मानते थे। इससे हमें सोचने में कम गलती होगी। उनका मानना था कि न्यूट्रल मोनिज्म यही आसान रास्ता दिखाता है। इस सोच की मदद से हम हर तरह की जानकारी को बिना ज्यादा खतरे के समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस सोच को अपनाया और अपने तर्कों के साथ जोड़ा। इससे दिमाग और शरीर के बीच का झगड़ा भी आसानी से सुलझता है। उन्होंने कहा कि किसी चीज को बनाने का मतलब होता है कि हम जान पाएं कि पहले से मौजूद कुछ चीजें किस तरह से मिलकर उस चीज की जगह ले सकती हैं। जैसे एक जगह को समझने के लिए हम सोच सकते हैं कि वो उन सभी चीजों से मिलकर बनी है जो उस जगह को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जैसे समय को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि किसी इंसान के अनुभव किस तरह एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में होते हैं। अगर वो अनुभव आपस में जुड़े हों और कोई बाहरी अनुभव उन सब में ना हो तो वो एक खास समय को दिखाते हैं। उन्होंने टेबल को भी
समझने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि टेबल कोई अलग चीज नहीं, बल्कि वो सब चीजें हैं जिन्हें हम अलग अलग नजर से टेबल का हिस्सा मानते हैं। इसी तरह किसी सोच को भी समझने के लिए उन्होंने 3 हिस्से बताए। पहला, वो बात जो सोच में होती है। दूसरा, उस सोच को मानने की भावना। तीसरा, सोच और उस भावना का आपस में जुड़ाव। इससे साफ होता है कि कोई एक तरीका नहीं है जिससे हर चीज को समझा जा सके। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके की जरूरत होती है। शुरुआत में जिन चीजों को लेकर सोचने वाले ने अपनी बड़ी सोच बनानी शुरू की, वो बहुत कम थी और दिखने में न्यूट्रल भी नहीं लगती थी। ये थी एहसास, कल्पनाएं और देखने से जुड़ी चीजें। बाकी सब चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉन, सेब, आकाशगंगा, अनुभव और आत्मा जैसी बातें, सबको उन्होंने बाद में समझने लायक चीजों के तौर पर देखा। उनके हिसाब से कोई चीज न्यूट्रल तब होती है जब वो ना तो किसी ठोस चीज जैसी हो और ना ही किसी मन से जुड़ी सोच जैसी हो। पहले वो मानते थे कि जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक खुद आवाज और एक हमारा सुनना। लेकिन बाद में उन्होंने माना कि ऐसा कोई फर्क उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ। अब उनका कहना था कि जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो जो चीज हमारे सामने होती है वो ही आवाज भी है और सुनना भी। जैसे ही बात रंगों पर भी लागू होती है। जब हम कोई रंग देखते हैं तो रंग और उसे देखना, ये दोनों एक ही चीज होती है। और क्योंकि ये आवाजें या रंग किसी पर टिकी हुई नहीं होती, वो बस खुद में होती है, इसलिए ये दिमागी नहीं मानी जाती। जब इनका रिश्ता किसी और चीज से बनता है तभी हम इन्हें एहसास कहते हैं। और जब कल्पनाएं भी इन्हीं जैसी होती हैं तो वो भी न्यूट्रल होती हैं। देखने से जुड़ी चीजें भी इन्हीं एहसासों और कल्पनाओं से बनी होती हैं, इसलिए वो भी न्यूट्रल मानी जाती हैं। क्योंकि उन्होंने ज्यादा जोर एहसास और देखने पर दिया, इसलिए कुछ लोगों ने उनकी सोच को सिर्फ अनुभव से जुड़ी सोच मान लिया। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि ये चीजें अपने आप में दिमागी नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम अपनी सोच से नई नई चीजों के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। पहले उन्होंने कहा कि जो कुछ हम देखते हैं वो भी छोटे छोटे हिस्सों से बना होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा कि एहसास और कल्पनाएं सिर्फ हमारी नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये मानी कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है जो किसी के भी अनुभव में नहीं आती, फिर भी वो होती है। इस तरह उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत सारी घटनाओं से भरी हुई है और उनमें से बहुत ही कम हमारे अपने अनुभव होते हैं। हमारे एहसास, कल्पनाएं और जो हम देखते हैं वो इस पूरी दुनिया में सबसे पक्की जानकारी होती है। इनसे हमें उन चीजों की असली पहचान मिलती है, लेकिन जो बातें विज्ञान हमें बताता है वो बस उसका ढांचा दिखाता है। उसके अंदर की असली पहचान हमें नहीं दिखती। विज्ञान सिर्फ इतना बताता है कि कौन सी चीज किस वजह से होती है, लेकिन वो चीज अपने आप में कैसी है ये नहीं बताता। उनके हिसाब से ये सारी चीजें न्यूट्रल होती हैं और ये सब घटनाएं होती हैं। मतलब ऐसी चीजें जो किसी छोटे से समय और जगह में घटती हैं, जैसे आवाज या रंग का एक टुकड़ा, ये सब घटनाएं हैं। और घटनाएं किसी चीज में नहीं होती, वो बस होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी मानसिक घटना या दूसरी कोई भी घटना किसी पदार्थ की हलचल नहीं होती, बल्कि वो अपनी एक अलग ही चीज होती है। उनकी सोच में पूरी दुनिया एक तरह की घटनाओं से भरी हुई है। ये घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं और हर पल नई हो जाती हैं। ये सब मिलकर अलग अलग तरह के ढांचे बनाती हैं। हमने अभी तक पूरी तरह से नहीं जाना कि ये घटनाएं कैसे काम करती हैं, लेकिन हमने विज्ञान के जरिए कुछ हिस्सों को समझा है और दिमाग के काम को मनोविज्ञान से देखा है। विज्ञान उन्हें समझाता है जो पदार्थ कहे जाते हैं और मनोविज्ञान उन्हें जो हमारे दिमाग से जुड़े होते हैं। लेकिन इन दोनों के पीछे जो बुनियादी चीजें होती हैं वो एक जैसी होती हैं। वो सब न्यूट्रल घटनाएं होती हैं।
कुछ और भी सोचने वाले थे जिन्हें न्यूट्रल मोनिज्म से जोड़ा गया है। एक तरफ जर्मन भाषा वाले हिस्से में कुछ सोचने वालों ने इस पर काम किया, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा के लोगों में भी इस सोच ने जगह बनाई। उनमें एक नाम ऐसा था जो इस सोच से सबसे गहराई से जुड़ा माना जाता है, जबकि कुछ और ने भी इस पर अपना अलग नजरिया रखा। इन सब की सोच और काम ने न्यूट्रल मोनिज्म को शुरुआती दौर में आगे बढ़ाया। न्यूट्रल मोनिज्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है। ये सोच दिमाग और शरीर को दो अलग अलग चीजें नहीं मानती। इसके हिसाब से सारी असली चीजें एक ही तरह की होती हैं और वो न्यूट्रल होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दिमाग और शरीर जैसी चीजें उन्हीं बुनियादी न्यूट्रल चीजों से बनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों बस समझने के लिए बनाए गए नाम हैं, असल में कुछ नहीं। यही आसान तरीका सोचने वाले को इस सोच की तरफ खींच लाया था। और कुछ और सोचने वालों ने भी यही कहा कि जो चीज हमारे अनुभव में आए बस वही जरूरी है। जो चीज ना दिखे, ना महसूस हो, ना किसी काम की हो, उसे हटा देना चाहिए। उनके लिए सबसे बेकार बात थी आत्मा जैसी कोई चीज या ऐसा कोई रहस्य जिसे समझाई न जा सके। किसी ने साफ कहा था कि जिस तरह आम लोग चेतना को समझते हैं वो असल में है ही नहीं, ठीक वैसे ही जैसे पदार्थ भी नहीं होता। तीनों बड़े सोचने वालों ने माना कि न्यूट्रल मोनिज्म से दिमाग और शरीर की समस्या सुलझाई जा सकती है। एक ने अपने अनुभव के जरिए समझाया कि कैसे पुराने सोच में इसे लेकर बहुत उलझन है। पुराने सोच के मुताबिक जब कोई चीज पूरी तरह भौतिक होती है तब अचानक उसमें अनुभव कैसे आ जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि दिमाग और शरीर जैसी अलग चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं। भौतिक सोच मानती है कि दिमाग असल में शरीर या किसी भौतिक चीज से निकला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दिमाग की बातें जैसे अनुभव, भावना, सोच, क्या ये सब सिर्फ भौतिक चीजों से आ सकती हैं? दूसरी तरफ आदर्श सोच मानती है कि शरीर जैसी चीजें असल में दिमाग से बनी हैं, लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि क्या शरीर और दुनिया जैसी चीजें सिर्फ दिमाग से समझी जा सकती हैं। न्यूट्रल मोनिज्म इन दोनों सोचों से हटकर एक अलग रास्ता दिखाता है। इसके लिए जो लोग पुरानी सोच से परेशान हैं, उनके लिए ये एक उम्मीद बन सकता है। कुछ लोग इसे ऐसे सोचते हैं जैसे अब दूसरी दिशा में भी देखना चाहिए, लेकिन कुछ इसे वाकई में एक मजबूत सोच मानते हैं जो बाकी पुरानी सोचों से बेहतर है। ये सोच कहती है कि दिमाग और शरीर उतने अलग नहीं हैं जितना लगता है। अगर हम मान लें कि जो बुनियादी चीजें हैं वो ना दिमागी होती हैं और ना ही भौतिक, तो फिर दिमाग और शरीर बस उन्हीं चीजों के अलग अलग रूप होते हैं। अगर ये मान लें कि सारी घटनाएं एक ही तरह की न्यूट्रल चीजों से बनी हैं, तो दिमाग और शरीर के बीच जो दूरी लगती है वो खुद ब खुद मिट जाती है। इस तरह दिमाग और शरीर के रिश्ते को हम बस उन्हीं न्यूट्रल चीजों के आपसी रिश्तों से समझ सकते हैं। न्यूट्रल मोनिज्म की सबसे खास बात यह है कि यह सोच हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे अनुभव जैसे रंग, स्वाद या एहसास दुनिया का हिस्सा कैसे हैं, बिना यह माने कि ये चीजें दुनिया की सबसे बुनियादी चीजों में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोच उन लोगों को भी संतोष देती है जो मानते हैं कि चेतना जैसी मानसिक चीजें बहुत सारे तत्वों के मिलकर बनने से आती हैं, और उन लोगों को भी यह सोच ठीक लगती है जो मानते हैं कि चेतना के गुण पूरी तरह सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं समझाए जा सकते। हाँ, यह बात अभी पूरी तरह साफ नहीं है कि न्यूट्रल मोनिज्म वाकई ऐसा कर पाएगा या नहीं। बहुत से दार्शनिक जो इस सोच से किसी हद तक सहमत हैं, उन्हें यह बात बहुत पसंद आती है कि हम भौतिक दुनिया के ढांचे को तो समझ सकते हैं, लेकिन उसकी असली प्रकृति को नहीं जान सकते। यही बात न्यूट्रल मोनिज्म को लेकर कई नई सोच की शुरुआत की वजह भी बनी।
इस सोच की एक और बड़ी बात यह है कि ये अनुभव और भौतिक विज्ञान के बीच की खाई को भरने की कोशिश करता है। एक किताब में बताया गया कि जिस तरह से हमें चीजें दिखती हैं और जिस तरह भौतिक विज्ञान उन्हें बताता है, उन दोनों के बीच बहुत फर्क होता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हमारी देखने की शक्ति बाहरी दुनिया की असली जानकारी देने लायक नहीं है। इसलिए जरूरत है कि हम ऐसा तरीका खोजें जो हमारी देखी गई चीजों को भी सही जगह दे सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर हम अनुभव पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इस सोच के हिसाब से हमें अपने अनुभव से दुनिया को समझने का एक अलग रास्ता मिलता है। कुछ सोचने वालों ने तो यह भी कहा कि देखने वाला और जो दिख रहा है दोनों एक ही हो जाते हैं। जैसे हम जब टमाटर को देखते हैं और उसका लाल रंग दिखता है तो वो एक ही चीज दो अलग अलग समूहों का हिस्सा होती। एक तरफ देखने वाला है और दूसरी तरफ टमाटर, मतलब दिमाग और चीज एक हो जाते हैं, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं था। एक सोचने वाले ने माना कि चीजें देखने पर अलग अलग लोगों को अलग तरह से दिखती हैं, इसलिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि देखने वाला और चीज एक ही है। उन्होंने कहा कि जब हम टमाटर देखते हैं तो जो लाल रंग हमें दिखता है वो असल में हमारे दिमाग में हो रहा होता है, न कि टमाटर में। इसी वजह से उन्होंने माना कि हम जो चीज अपने दिमाग में महसूस करते हैं वही असल में हमारे लिए सच होती है। लेकिन इससे उस पुराने सोच को फिर से जगह मिल गई जिसमें बाहरी दुनिया को जानना मुश्किल माना गया था। एक और खास बात यह थी कि इस सोच ने विज्ञान को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। एक सोचने वाले ने कहा था कि सारी साइंस एक ही ढांचे का हिस्सा है। न्यूट्रल मोनिज्म इस सोच को मजबूत करता है कि हम एक ऐसा साफ और सादा नजरिया अपना सकते हैं जो ना तो किसी उलझे हुए दर्शन पर टिके और ना ही किसी एक खास विज्ञान तक सीमित। इसके जरिए हम फिजिक्स और मनोविज्ञान दोनों की बातें एक साथ समझ सकते हैं। एक और सोचने वाले ने यह भी कहा कि ये सोच दो अलग प्रवृत्तियों को एक साथ लाने की कोशिश है, एक जो मनोविज्ञान को भौतिक रूप में देखती है और दूसरी जो फिजिक्स को भौतिकता से हटकर देखती है। इस तरह न्यूट्रल मोनिज्म वो सोच है जो हमें दुनिया को एक नई, आसान और जुड़ी हुई नजर से देखने की कोशिश सिखाती है। न्यूट्रल मोनिज्म को लेकर एक बड़ी चिंता ये होती है कि जब हम किसी चीज को दूसरे में बदलते हैं तो असली चीज बचती है या खत्म हो जाती। जैसे अगर हम मन या शरीर जैसी चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करें तो क्या वो अब भी वही चीज रहेंगी या कुछ और बन जाएंगी? कुछ सोचने वालों का कहना था कि शरीर और आत्मा जैसी बातें बस काम चलाओ नाम है जिनका इस्तेमाल हम दुनिया को समझने में करते हैं। वहीं कुछ का मानना था कि ये असल में छोटे छोटे तत्वों से बने होते हैं जो आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। एक सोचने वाले ने तो यहाँ तक कहा कि मन से जुड़ी कुछ बातें जैसे ज्ञान, याददाश्त, अनुभव और संवेदना जैसे शब्दों को पूरी तरह हटा देना चाहिए। उनका मानना था कि ना तो मन पहले की सोच जैसा है और ना ही शरीर। हमें ऐसा मानने की जरूरत नहीं है कि कोई ठोस चीज है जो हमेशा एक जैसी रहती है या फिर ऐसी कोई मानसिक अवस्था है जिसमें किसी चीज का साफ इशारा होता है। लेकिन न्यूट्रल मोनिज्म में ऐसे तटस्थ तत्वों की कल्पना की जाती है जो इन्हीं पुरानी चीजों की जगह लेते हैं और उनका काम करते हैं। ये तरीका कितना सफल होता है ये हर मामले में अलग अलग देखा जाएगा। न्यूट्रल मोनिज्म की सबसे ज्यादा आलोचना इस बात को लेकर होती है कि असल में मन से जुड़ी सोच है, यानी इसमें सब कुछ मानसिक ही मान लिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अनुभव या संवेदनाएं जैसी चीजें असल में मानसिक होती है, इसलिए उन्हें तटस्थ नहीं कहा जा सकता। लेकिन न्यूट्रल मोनिज्म के पक्षधर लोग इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जब हम किसी अनुभव को देखते हैं तो उसमें ना कोई जानने वाला होता है और ना कोई जानने की क्रिया होती है, बस एक चीज बचती है जैसे एक लाल धब्बा। और उनका कहना है कि इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं होती
जो इसे सिर्फ मानसिक बना दे। जब ये लाल धब्बा बाकी कुछ चीजों के साथ खास तरह से जुड़ता है, तभी इसे हम लाल अनुभव कहते हैं। इस बहस का कोई आसान हल नहीं है, हर सोच को ध्यान से समझना पड़ेगा। एक दूसरी सोच है पैनसाइकिज्म, जिसमें माना जाता है कि हर चीज, यहाँ तक कि छोटी छोटी भौतिक इकाइयां भी मानसिक होती है। इसमें मन और शरीर दोनों को बराबर माना जाता है और कोई भी एक दूसरे में नहीं बदले जा सकते। न्यूट्रल मोनिज्म इससे अलग है। इसमें मन और शरीर को असली नहीं माना जाता, बल्कि ये बस नाम है जो तटस्थ चीजों के अलग अलग रूप हैं। न्यूट्रल मोनिज्म मानता है कि ज्यादातर भौतिक चीजें बिल्कुल भी मानसिक नहीं होती। हालांकि कुछ सोचों में ऐसा भी कहा गया है कि हर तटस्थ चीज में मन और शरीर दोनों के गुण होते हैं, लेकिन इससे भी ये पैनसाइकिज्म नहीं बनता। कुछ सबूत बताते हैं कि कुछ समय बाद एक सोचने वाले ने पैनसाइकिज्म को अपनाया, लेकिन ज्यादातर ने इससे दूरी बनाई। फेनोमेनलिज्म एक और सोच है जो कहती है कि हम जिन चीजों को भौतिक वस्तु कहते हैं, वे असल में अनुभवों का समूह होती हैं। इसे समझने के लिए लोग कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अनुभव, संवेदना, बोध आदि। लेकिन न्यूट्रल मोनिज्म कहता है कि इन शब्दों को उनके पुराने मानसिक अर्थ से अलग कर दिया गया है, और ये सोच सिर्फ उन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है जो अनुभव के रूप में दिखती हैं। खासकर कुछ सोचने वालों का कहना है कि बहुत सारे तटस्थ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनका अनुभव हम नहीं करते। ये हमारे दिमाग से बाहर होते हैं और इन्हें सिर्फ उनके काम और असर के आधार पर समझा जाता है। इस तरह की सोच साफ तौर पर उस सोच के खिलाफ है जो मानती है कि सब कुछ अनुभव से जुड़ा होता है। अब ये अलग बात है कि कौन कितनी सफलता से अपनी बात साबित कर पाया, ये तय करना आसान नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि न्यूट्रल मोनिज्म को अक्सर मानसिक सोच की तरह देखा गया है, लेकिन अब कई सोचने वाले कहते हैं कि इसे भौतिक सोच के रूप में समझना ज्यादा सही होगा। एक विचारक का कहना है कि न्यूट्रल चीजें, जो न पूरी तरह मानसिक है और न ही पूरी तरह भौतिक, असल में ऐसे छोटे छोटे घटनाक्रम होते हैं जिनसे मन और शरीर दोनों बनाए जा सकते हैं। ये घटनाएं खुद में किसी भी तरह के अनुभव की खासियत नहीं रखती, इसलिए इन्हें भौतिक माना जा सकता है। इन्हीं से मन और शरीर दोनों बनाए जाते हैं, यही इनकी तटस्थता है। एक और सोचने वाले ने न्यूट्रल मोनिज्म को भौतिक सोच की एक तरह कहा है। उनका मानना है कि ये घटनाएं कुछ ऐसी ऊर्जा से बनी होती हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, परमाणु ऊर्जा और हमारे दिमाग की ऊर्जा। लेकिन उनका यह भी कहना है कि इन घटनाओं का अनुभवों से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि अनुभव हमारे दिमाग में कहीं ज्यादा जटिल स्तर पर होते हैं। एक और सोचने वाले ने बताया कि कुछ समय बाद न्यूट्रल मोनिज्म की सोच भौतिक सोच के काफी करीब आ गई थी। उन्होंने एक विचारक के उस बयान को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने खुद को धीरे धीरे भौतिक सोच की ओर बढ़ता हुआ बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हर घटना भौतिक ही होती है और मन और शरीर में फर्क बस इतना है कि हम उन्हें कैसे जानते हैं। यानी मानसिक घटनाएं भी असल में भौतिक ही होती है, फर्क बस हमारा उन्हें समझने का तरीका है। ये सब सोच न्यूट्रल मोनिज्म की उस मूल बात को चुनौती देती है जिसमें कहा गया था कि दुनिया की असली बुनियाद तटस्थ होती है, यानी न मानसिक होती है और न भौतिक। लेकिन ये भी देखा गया है कि ये नई भौतिक सोचें भी उस पुरानी भौतिक सोच से अलग है जो मानती है कि विज्ञान दुनिया की पूरी सच्चाई बता सकता। ये सोचें मानती है कि विज्ञान जो दुनिया बताता है वह पूरी नहीं होती। इसलिए न्यूट्रल मोनिज्म और इस नई भौतिक सोच के बीच बहुत गहरी दूरी नहीं है। कुछ आलोचकों का मानना है कि भले ही इसे भौतिक सोच न कहा जाए, न्यूट्रल मोनिज्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये अनुभवों को समझा नहीं पाता। उनका कहना है कि अनुभव किसी ऐसी चीज से नहीं बन सकते जो अनुभव वाली न हो, और अगर कोई चीज बिल्कुल नई और अलग तरह से उभरती है तो वह समझ से बाहर हो जाती है।
इस सोच में अगर सब कुछ तटस्थ है और अनुभवहीन है तो फिर अनुभव की जगह ही नहीं बचती। एक और सोचने वाले ने कहा कि अगर हम किसी चीज के गुणों को जानते हैं लेकिन वे गुण खुद अनुभव नहीं है तो उन गुणों को जानना ही अनुभव कैसे बन सकता है। अनुभव का मतलब है गुणों को महसूस करना, लेकिन सिर्फ गुण होने से उन्हें जानने की जरूरत नहीं बनती। इसलिए अगर किसी चीज में बस गुण है तो उसे जानने की क्षमता अपने आप नहीं आती। पुराने न्यूटन मोनिज्म मानने वाले इस बात से सहमत थे कि सिर्फ किसी गुण का होना ही उसे जानने के लिए काफी नहीं है, पर उनका मानना था कि जब कई तटस्थ गुण आपस में एक खास तरह से जुड़ते हैं तो वही अनुभव बनता है। जैसे अगर कोई इंसान जो तटस्थ घटनाओं का एक समूह है किसी लाल धब्बे को देखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह लाल धब्बा उस इंसान के बाकी तटस्थ हिस्सों से एक खास तरह से जुड़ा हुआ है। क्या यह जवाब सबको संतोषजनक लगता है या नहीं, इस पर अब भी बहस चल रही है। लेकिन अगर यह तरीका सही साबित होता है तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा अनुभव किसी गलत तरीके से अचानक बना है या इसे तर्क से समझा जा सकता है। कुछ सोचने वालों का कहना है कि जब कोई चीज बहुत जटिल हो जाती है तो उसमें कुछ नई बातें उभरती हैं जो उसके छोटे छोटे हिस्सों में नहीं होती। इसे ही उभरना यानी इमर्जेंस कहते हैं। इसमें भी दो तरीके माने गए हैं। एक को कहा जाता है कमजोर उभरना, जिसमें चीजें बस हमारी उम्मीद से अलग निकलती हैं, और दूसरा होता है मजबूत उभरना, जिसमें चीजें इतनी नई होती हैं कि उन्हें उसके पहले के हिस्सों से समझा ही नहीं जा सकता। न्यूट्रल मोनिज्म में कमजोर उभरना तो होता ही है और ये कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मजबूत या बहुत अलग तरह से उभरने वाली चीजों के लिए इसमें जगह नहीं मानी जाती। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। एक विचारक का कहना है कि जो घटनाएं बिल्कुल सामान्य हैं, उन्हीं से अनुभव जैसी चीजें बनती हैं। जैसे दिमाग की कुछ स्थितियों से रंग, स्वाद या आवाज जैसी चीजें उभरती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि अनुभव वाले उदाहरण तो शुरुआत में ही सामने आ जाते हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं, उन्हें किसी और चीज से साबित करने की जरूरत नहीं होती। यही हमारी सोच की शुरुआत होती है। तो जब किसी चीज में रंग या आवाज जैसे गुण साफ दिखते हैं तो उन्हें किसी और भौतिक चीज से निकालकर साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी बातों से ये साफ होता है कि न्यूट्रल मोनिज्म की सोच ये नहीं कहती कि जो चीज अनुभव वाली हो वो जरूर मानसिक ही होगी। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो तटस्थ है, ना पूरी तरह मानसिक और ना पूरी तरह भौतिक। एक और आम आपत्ति ये भी है कि न्यूट्रल मोनिज्म असल में दो चीजों वाली सोच है, यानी इसमें किसी भी चीज के दो पहलू माने जाते हैं, एक जो विज्ञान से दिखते हैं और एक जो हमारे अंदर महसूस होते हैं। माने किसी चीज का बाहरी रूप और अंदर की भावनात्मक स्थिति दोनों अलग अलग होते हैं। अगर ऐसा है तो ये दो अलग दुनिया बन जाती हैं, एक भौतिक और एक मानसिक। फिर ये तटस्थ कैसे रहा? ये सोच भी बहुत पुरानी है। इसमें माना जाता है कि एक ही सच्चाई है, लेकिन उसे हम दो नजरियों से देख सकते हैं, मानसिक नजरिए से और भौतिक नजरिए से। जैसे हम अपने दिमाग को अंदर से महसूस करते हैं और विज्ञान से बाहर से देखते हैं, मतलब बात एक ही है, बस नजरिया अलग है। तो कुछ लोग न्यूट्रल मोनिज्म को एक ही सच्चाई के दो रूपों वाली सोच मानते हैं, लेकिन असल में न्यूट्रल मोनिज्म खुद को इससे अलग बताता है। उसका कहना है कि शुरुआत में ही जो चीजें मिलती हैं वे ना पूरी तरह मानसिक होती हैं और ना ही पूरी तरह भौतिक, बस वे तटस्थ होती हैं और उन्हीं से मिलकर सारी दुनिया बनी है। न्यूट्रल मोनिज्म और दो पहलू वाली सोच में एक बात एक जैसी मानी जाती है कि असली हकीकत ना मानसिक होती है और ना ही भौतिक, लेकिन बात यहीं तक ही मिलती है। न्यूट्रल मोनिज्म उस सोच को नहीं मानता जिसमें किसी चीज के मानसिक और भौतिक दोनों रूप होते हैं। न्यूट्रल मोनिज्म मानता है कि मानसिक और भौतिक का फर्क बस इस बात पर टिका होता है
कि न्यूट्रल चीजों का कौन सा समूह किस तरीके से जुड़ा हुआ है। एक ही चीज अगर एक तरह से जुड़ी हो तो वो सोच और भावना बनती है, और दूसरी तरह से जुड़ी हो तो वो दिमाग के हिस्से या तंतु जैसे भौतिक रूप में दिखती है। मतलब खुद वो चीजें ना मानसिक होती है और ना भौतिक, इसीलिए उन्हें न्यूट्रल कहा गया है। अगर न्यूट्रल को दोनों का मिला जुला रूप माना जाए तो कुछ लोग इसे दो पहलू वाली सोच के करीब मानते हैं। लेकिन यहाँ भी बात इस पर टिकी होती है कि इन दोनों के गुणों को आपस में एक जैसा ना समझ लिया जाए, क्योंकि उस सोच में मानसिक और भौतिक दोनों को अलग और बराबरी वाला माना जाता है। अगर मानसिक और भौतिक गुणों को ही अलग अलग रूप कहा जाए तो ये सोच दो गुणों वाली थ्योरी बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहलू और गुण एक जैसे नहीं होते, लेकिन अगर ऐसा माने तो फिर न्यूट्रल मोनिज्म को इससे मिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल मोनिज्म में बात मानसिक और भौतिक गुणों के बीच की होती है। इन दोनों सोचों में क्या फर्क है, क्या ये एक जैसी है या अलग है, इस पर बहस अभी भी जारी है। मैक और जेम्स की सोच के हिसाब से हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वही असली दुनिया है। लेकिन जब बात भ्रम, सपना या नशे जैसी गड़बड़ी वाली अनुभूतियों की आती है तो दिक्कत होती है। जैसे कोई नशे में गुलाबी चूहा देखता है तो हम कहते हैं कि ऐसा कुछ असल में है ही नहीं। पर न्यूट्रल मोनिज्म के पास इसका जवाब है। जो रंग या धब्बा नशे में दिखता है वो तो होता है, लेकिन वो किसी असली चीज से जुड़ा नहीं होता। मतलब वो गुलाबी धब्बा असल में है, लेकिन वो किसी चूहे का हिस्सा नहीं है। इसमें गलती सिर्फ यही होती है कि देखने वाला उस धब्बे को गलत चीज से जोड़ देता है। मतलब अनुभूति गलत नहीं होती, बस उसका मतलब समझने में चूक होती है। कुछ लोग मानते हैं कि जब हम रंग, गर्मी या ठंड जैसे अनुभव करते हैं तो उसमें भ्रम और सच्चाई का फर्क कोई मायने नहीं रखता। जो हम महसूस करते हैं वही हमारे लिए सच होता है। ऐसे अनुभव एक साथ हमारे अंदर और बाहर की दुनिया से जुड़े होते हैं। असल में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो सच है या झूठ, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। न्यूट्रल मोनिज्म अब बस पुरानी सोच नहीं रह गई है, बल्कि आज भी मन और शरीर की पहेली पर चर्चा में इसका अहम रोल है। 20वीं सदी के बीच में एक विचारक ने कहा था कि असली हकीकत अनुभव नहीं बल्कि जानकारी होती है। लेकिन यहाँ जानकारी का मतलब उस जानकारी से है जो गणित और विज्ञान में काम आती है। उनका कहना था कि अगर उनकी सोच सही साबित हो गई तो हम ये मान पाएंगे कि मानसिक और भौतिक दोनों को समझाने के लिए सिर्फ जानकारी ही काफी है। जानकारी मन से पहले होती है और हर मानसिक स्थिति में शामिल होती है, इसलिए जानकारी ही असली हकीकत है। उनका मानना था कि अगर मन को समझाने के लिए जानकारी की जरूरत है तो वही बात विज्ञान के लिए भी सही मानी जा सकती है। न्यूट्रल मोनिज्म की पुरानी सोच के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये रही कि अगर सारी चीजें अनुभव से निकली हैं तो फिर वो सिर्फ मानसिक ही क्यों नहीं मानी जाए। लेकिन अगर किसी ने हकीकत की जड़ को जानकारी यानी सूचना के रूप में माना तो ये टिक खुद ब खुद दूर हो जाती है। लेकिन फिर एक नया सवाल खड़ा होता है कि ये जो जानकारी जैसी चीज है, इसका असली दुनिया से क्या रिश्ता है, जहाँ असली चीजें और दिमागी बातें होती हैं। कुछ सोचने वालों ने कहा कि असली हकीकत ना अनुभव है और ना ही कोई भौतिक चीज, बल्कि बस जानकारी है। इस जानकारी का मतलब उस तकनीकी मायने में है जो विज्ञान और गणित में इस्तेमाल होती है। उनका कहना है कि अगर ये सोच सही निकली तो हम समझ पाएंगे कि जानकारी मन और शरीर दोनों को समझाने के लिए सबसे बुनियादी चीज है, और शायद यही जानकारी विज्ञान की भी नींव हो। एक और सोच ये कहती है कि मन और शरीर में जो फर्क हम करते हैं वो सिर्फ हमारे सोचने का तरीका है। असल में ऐसा कोई फर्क होता ही नहीं। ये सोच न्यूट्रल मोनिज्म से मिलती जुलती है। इसमें कहा गया कि मानसिक और भौतिक के बीच कोई असली दीवार नहीं है,
ये बस हमारा तरीका है चीजों को समझने का। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि दर्द का मतलब है दिमाग की कुछ नसों का सक्रिय होना। अब इस सोच के हिसाब से इसका मतलब ये नहीं कि दर्द और नस की हलचल दो अलग अलग चीजें हैं, बल्कि वो एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। मतलब एक ही चीज है जो कभी दर्द कहलाती है और कभी दिमाग की क्रिया। ये बात इस पर निर्भर करती है कि आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। ये सोच पुराने न्यूट्रल मोनिज्म से मेल खाती है, जिसमें कहा गया था कि दिमाग और शरीर को ऐसे समझो जैसे किसी भी एक चीज की दो अलग अलग व्याख्याएं हों। लेकिन यहाँ एक फर्क आता है। जब ये विचार उस गहराई से बताता है कि ये चीजें असल में क्या है, तो ये फिर से विज्ञान की तरफ लौट आता है। मतलब ये सोचती है कि जो भी असली चीजें हैं वो भौतिक ही हैं। यहीं पर न्यूट्रल मोनिज्म इससे अलग हो जाता है। न्यूट्रल मोनिज्म कहता है कि जो सबसे बुनियादी चीजें हैं, जैसे कोई घटना, जानकारी का टुकड़ा, गुण या कोई और चीज, वो ना मानसिक होती हैं और ना भौतिक। उन्हें आप विज्ञान या मनोविज्ञान से नहीं पकड़ सकते। इसीलिए न्यूट्रल मोनिज्म की गहराई कुछ और है और ये साफ तौर पर कहता है कि जो भी सबसे बुनियादी चीजें हैं वो दोनों से अलग हैं। थॉमस नागिल ने कहा कि मन और शरीर के रिश्ते को समझने के लिए न्यूट्रल मोनिज्म बाकी पुरानी सोचों से ज्यादा ठीक लगता है। उनका मानना है कि दुनिया की बुनियादी चीजें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ भौतिक गुण नहीं बल्कि मानसिक गुण भी होते हैं। यानी ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो मन और शरीर दोनों को समझाने में मदद करती हैं। उन्होंने इन्हें कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ मानसिक या सिर्फ भौतिक नहीं है बल्कि दोनों से ऊपर है। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही जो पहली सोच से अलग लगती है। उन्होंने लिखा कि हर चीज, चाहे वो जीवित हो या नहीं, उन चीजों से बनी है जो भौतिक भी है और मानसिक भी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बाद में कहा कि ये मूल तत्व मानसिक और भौतिक दोनों हैं, जबकि पहले कहा था कि वो दोनों में से कोई भी नहीं है। उन्होंने पहले साफ किया था कि न्यूट्रल मोनिज्म का मतलब है कि बुनियादी चीजें ना मानसिक होती है और ना ही भौतिक, बल्कि कुछ ज्यादा गहरी होती है। इस उलझन को समझाते हुए उन्होंने कहा कि असली बात यह है कि ये मूल तत्व मानसिक और भौतिक दोनों होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से वैसे ही हों जैसे हैं हम उन्हें समझते हैं। वो कुछ और ही होते हैं जो इन दोनों को जन्म देते हैं। यानी उनके अंदर कोई तीसरी खास बात होती है जो उन्हें मानसिक और भौतिक दोनों बनने की ताकत देती है। तो अब जो तस्वीर बनती है वो ये है कि इन बुनियादी चीजों के अंदर कोई ऐसी विशेषताएं होती हैं जो खुद ना तो मानसिक होती हैं और ना भौतिक, लेकिन इन्हीं से मानसिक और भौतिक गुण निकलते हैं। मतलब हर मूल चीज के अंदर तीन तरह के गुण होते हैं, मानसिक, भौतिक और वो तीसरा जो इन दोनों को जन्म देता है। यही तीसरा गुण असली न्यूट्रल होता है। हालांकि ये सोच न्यूट्रल मोनिज्म से मिलती है, लेकिन इसमें ये भी माना गया है कि हर मूल चीज के पास पहले से ही मानसिक और भौतिक गुण भी हैं। इसलिए कुछ लोग इसे दो रूपों वाली सोच मान सकते हैं और कुछ लोग इसे पैनसाइकिज्म कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज में मानसिक या मानसिक जैसा कुछ होता है। अब बात करते हैं एक और सोच की जो कहती है कि हमें वास्तव में पदार्थ के बारे में बहुत कम पता है। हम सिर्फ उसकी बाहरी प्रवृत्तियों को जानते हैं, जैसे वो कैसे व्यवहार करता है। लेकिन इन प्रवृत्तियों के पीछे कुछ गहरे और स्थायी गुण होने चाहिए जो उन्हें आधार देते हों। शायद यही छिपे हुए गुण हमारी चेतना का भी आधार बनते हों। इस सोच से हम पहुंचते हैं रसेलियन मोनिज्म पर। इस सोच के अनुसार दुनिया की सबसे बुनियादी चीजें वही हैं जिन्हें भौतिक विज्ञान पहचानता है, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो विज्ञान पूरी तरह से नहीं समझा सकता। यही गुण एक तरफ विज्ञान में दिखाई देने वाले व्यवहार को समझाते हैं और दूसरी तरफ हमारी चेतना को भी जन्म देते हैं। यानी जो चीजें हमारे चारों तरफ हैं, उनके अंदर कुछ गहरे गुण होते हैं
जो उन्हें भौतिक भी बनाते हैं और साथ ही हमें सोचने, महसूस करने और अनुभव करने की ताकत भी देते हैं। रसेलियन मोनिज्म की कई तरह की सोचें हैं। इन अलग अलग सोचों की वजह है कि लोग इस बात पर अलग अलग राय रखते हैं कि जो सबसे बुनियादी गुण होते हैं वो मानसिक और भौतिक गुणों से कैसे जुड़े होते हैं। सबसे बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि ये बुनियादी गुण असल में होते कैसे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये भौतिक होते हैं, कुछ कहते हैं कि ये मानसिक होते हैं, कुछ का मानना है कि दोनों होते हैं और कुछ लोग इन्हें पूरी तरह न्यूट्रल मानते हैं। इसी के आधार पर रसेलियन मोनिज्म की अलग अलग किस्में बनती हैं, जैसे कि भौतिकवादी, मानसिकवादी, पैनसाइकी और न्यूट्रल मोनिज्म वाली सोच। इनमें से जो सबसे ज्यादा जानी पहचानी सोच है वो है पैन प्रोटोसाइकिज्म। इस सोच के मुताबिक जो सबसे बुनियादी गुण होते हैं वो न पूरी तरह मानसिक होते हैं और ना ही भौतिक। उन्हें प्रोटो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, मतलब ये कि वो अनुभव जैसे नहीं होते और ना ही सामान्य भौतिक गुणों जैसे होते हैं। इसलिए इन्हें न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन सिर्फ इतना कह देना कि ये ना तो मानसिक हैं और ना भौतिक, बहुतों को अधूरा और असंतोषजनक लगता है। इसी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक नई सोच आई जिसे पैनक्वालिटिज्म कहा गया। इसमें कहा गया कि जो चीजें हम अनुभव में सीधे महसूस करते हैं, जैसे लालपन, हरापन, मिठास या गोलाई, वही सबसे बुनियादी गुण है। इनका अनुभव करना मानसिक होता है, लेकिन ये गुण खुद मानसिक नहीं होते और ये किसी भौतिक आकार या ढांचे जैसे भी नहीं होते। इस तरह पैनक्वालिटिज्म एक ऐसी न्यूट्रल नींव देता है जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस सोच को लेकर भी कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि कोई कह सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर लालपन कैसे हो सकता है, या फिर ये समझना मुश्किल है कि सिर्फ ऐसे गुण अनुभव को कैसे जन्म दे सकते हैं। क्या सिर्फ गुणों का होना ही ये तय करता है कि हमें उनका अनुभव भी होगा? इस पर बहस अब भी चल रही है। इन सारी बातों से ये साफ होता है कि न्यूट्रल मोनिज्म की नई तरह की सोचें अब भी विकसित हो रही हैं। ये सोचें पुरानी बातों से कुछ अलग तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे मजबूत और विकसित सोचें हैं उन्हें भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं एक और सोच की जिसे कहा गया है रियलिस्टिक एम्पिरिसिज्म। इसे एरिक बैंक्स ने पेश किया। उन्होंने न्यूट्रल मोनिज्म की 3 बड़ी सोचों को जांचा और अपनी एक नई सोच दी। उनका मुख्य विचार ये है कि हर एक घटना न्यूट्रल होती है, यानी ना तो पूरी तरह मानसिक होती है और ना ही भौतिक। ये न्यूट्रल घटनाएं जब अलग अलग तरीकों से जुड़ती हैं, तो कभी भौतिक दुनिया का हिस्सा बन जाती हैं और कभी हमारे मानसिक अनुभव का। ये बात पारंपरिक न्यूट्रल मोनिज्म से मेल खाती है, खासकर रसेल की सोच से, जिसमें घटनाओं को आधार माना गया था। लेकिन बैंक्स ने इस सोच को एक बड़े ढांचे में रखा जिसे उन्होंने बढ़ा हुआ भौतिकवाद कहा। इसमें कहा गया कि मानसिक चीजें पूरी तरह से भौतिक चीजों पर निर्भर होती हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि सामान्य भौतिक सोच ये नहीं बताते कि ये चीजें असल में होती कैसी हैं। बढ़े हुए भौतिकवाद में ये कहा गया कि हर भौतिक गुण एक खास घटना में मौजूद होता है जो दूसरी घटनाओं से किसी न किसी कामकाजी रिश्ते में जुड़ी होती है। यही सोच एरिक बैंक्स ने आगे बढ़ाई, जो परंपरा से तो जुड़ी है लेकिन एक बिल्कुल नया रास्ता भी दिखाती है। बैंक्स की सोच में जो न्यूट्रल घटनाएं हैं उन्हें वो अपनी बढ़ी हुई भौतिकवादी सोच में किस तरह फिट करते हैं, ये उन्होंने समझाया है। इसके बाद बैंक्स बताते हैं कि घटनाएं असल में होती कैसी हैं। हर घटना की अपनी एक खास पहचान होती है जो उसमें मौजूद गुणों से बनती है। ये गुण मानसिक नहीं होते, लेकिन हमारे अनुभव से हमें कुछ का अंदाजा हो जाता है। ये गुण किसी शक्ति के जरिए घटना में दिखाई देते हैं।
जैसे कि चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, परमाणु शक्तियां और दिमाग की अंदरूनी ऊर्जा जो न्यूरॉन के अंदर होती है। जब ये ऊर्जा किसी एक न्यूरॉन में असर दिखाती है तो एक तरह की बिजली जैसी घटना होती है। लेकिन जब यही ऊर्जा दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉनों के मिलकर काम करने पर असर दिखाती है तो वो एक अनुभव पैदा कर सकती है, जैसे कि नीले रंग को देखना। बैंक्स का कहना है कि नीले रंग का अनुभव और न्यूरॉनों की फायरिंग दोनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं, जिन्हें हम गलती से अलग अलग चीजें समझ लेते हैं। ये सोच देखने में काफी साफ और आकर्षक लगती है, लेकिन इसे पूरी तरह न्यूट्रल मोनिज्म कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। सवाल उठता है कि जो घटना नीला देखने की है और जो न्यूरॉन फायरिंग की है, उनमें न्यूट्रल। और एक और बड़ा सवाल है कि असली भूमिका तो इन घटनाओं की नहीं, बल्कि उन शक्तियों की है जो इन घटनाओं को जन्म देती हैं। बैंक्स इस सवाल का सीधे जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि शक्ति और उसका असर एक ही चीज है। मतलब जो घटना होती है वही वो शक्ति है जो उसमें असर दिखा रही है। जैसे दिमाग की ऊर्जा वही बिजली जैसी घटना है और वही नीला देखने की घटना भी है। लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि नीला देखने की घटना और बिजली जैसी घटना एक नहीं है। यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है कि अगर शक्ति दोनों घटनाओं में एक जैसी है तो दोनों घटनाएं अलग अलग कैसे हैं? बैंक्स खुद मानते हैं कि ये सवाल आसान नहीं है। हो सकता है इसका जवाब किसी और तरह की पहचान की सोच से मिले। अगर हम मान भी ले कि घटनाएं ही सबसे बुनियादी चीज है, तब भी यह सवाल बचता है कि ये न्यूट्रल कैसे हैं? जैसे कि एक तरफ नीला देखने की घटना और दूसरी तरफ दिमाग में सारे न्यूरॉनों का एक साथ फायर करना, इन दोनों को हम आमतौर पर अलग अलग मानते हैं। एक को मानसिक और एक को भौतिक। लेकिन बैंक्स कहते हैं कि जब हम अनुभव को बस एक तरह की प्राकृतिक घटना माने तो मानसिक और भौतिक का अलग अलग सोचना ही खत्म हो जाता है। मतलब सिर्फ एक ही तरह की घटनाएं होती हैं, जिन्हें हम अब तक दो हिस्सों में बांटते आ रहे थे। इस सोच में एकता की बात तो साफ दिखती है, लेकिन न्यूट्रल होना अभी भी थोड़ा अस्पष्ट रहता है। पारंपरिक न्यूट्रल मोनिज्म की सोच उनके अनुभव पर आधारित नजरिए से जुड़ी थी। इसलिए जब ये सोच न्यूट्रल चीजों की बात करती है तो वो सीधा अनुभव की ओर जाती है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ये सोच अनुभव से ज्यादा जुड़ाव रखती है। हो सकता है कि पुराने विचारक इस सोच को अनुभव से बहुत जोड़ बैठे हों, या फिर आलोचक ज्यादा जल्दी में इन विचारों को खारिज कर देते हों। अब न्यूट्रल मोनिज्म की सोच सिर्फ पुरानी बातों तक ही सीमित नहीं है, ये अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें कई नए तरीके से सोचा जा रहा है। कुछ विचारकों ने इस सोच को नए तरीके से अपनाया है, जिसमें किसी पुराने विचार से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। और कुछ लोग अब इस सोच को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक लगता था कि न्यूट्रल मोनिज्म एक छोटा सा और कमजोर विचार है जो जल्दी ही भुला दिया गया। लेकिन अब जब लोग फिर से इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसकी अलग अलग किस्मों पर काम हो रहा है, तो साफ है कि न्यूट्रल मोनिज्म एक बार फिर से दिमाग और अस्तित्व के गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिशों का हिस्सा बन गया है।